तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड ये हमारे इस सीरीज का थर्ड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर का लेक्चर नंबर भी थर्ड है आज। ठीक है, इससे पहले हम ऑलरेडी 2 लेक्चर डाल चुके हैं जिसके अंदर हमने डिस्कस करा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर जो भी थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो लेक्चर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर 2 के अंदर हमने सारे के सारे कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड कवर कर लिए थे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एमटीपी के बारे में, एसटीडीज के बारे में, इनफर्टिलिटी और आर्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एमटीपी से। अब एमटीपी क्या होता है आप अभी जान जाओगे, जस्ट शॉर्ट फॉर्म से मतलब फुल फॉर्म बता देता हूं। एमटीपी की फुल फॉर्म होती है मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में या फिर सरल भाषा में अबॉर्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टुडेज लेक्चर विद माय इंट्रो। एज यू ऑल नो, माय नेम इज जफर शेख एंड आप देख रहे हैं ट्रायोमोटिव। टॉपिक है आज का हमारा एमटीपी। याद रखना बेटा, एमटीपी की फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो एमटीपी की फुल फॉर्म होती है मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, जिसको दूसरी भाषा में अपन क्या कहते हैं, इंड्यूस अबॉर्शन। कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये सुना है। क्या होता है ये? अबॉर्शन, इंड्यूस अबॉर्शन। इंड्यूस अबॉर्शन। ओके गाइस, एमटीपी क्या है? इंड्यूस अबॉर्शन है। एंड याद रखना कुछ डेटाज हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, मोर देन 45 to 50 मिलियन of MTPs are performed over a year। यानी एक साल के अंदर 45 से लेकर 50 मिलियन के आसपास क्या होता है, एमटीपी परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और ये भी याद रखना इंडिया के अंदर एमटीपी लीगलाइज्ड इन इंडिया पूछा जाएगा कई बार, तो बता देना इन 1971। बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। मतलब देखो, एक एमटीपी की डेट पूछी जाती है कि एमटीपी को कब लीगलाइज करा गया था। दूसरा पूछा जाता है आरसीएच की फुल फॉर्म। तीसरा पूछा जाता है एमटीपी की फुल फॉर्म। चौथा पूछा जाता है आपसे फैमिली प्लानिंग की फुल फॉर्म, और उसकी मतलब फैमिली प्लानिंग की फुल फॉर्म नहीं है, डेट कब वो लाया गया था। ठीक है, ऐसे ही फिर आपसे पूछा जाएगा इनफर्टिलिटी के बारे में। बाकी कुछ चीजें मैं बता ही चुका हूँ साथ साथ। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसके बाद एमटीपी की क्या जरूरत है भाई? ठीक है, और कब जरूरत होती है? याद रखना एमटीपी की क्या जरूरत है, कब जरूरत है। तो ये कुछ सवाल बन के निकलता है हमारे सामने, तो याद रखना व्हेन एमटीपी रिक्वायर, कब इसकी जरूरत होती है। तो देखो, सबसे पहली बात फर्स्ट केस याद रखना एमटीपी। पहली बात तो हम यूज कब करते हैं, जब मान लो कोई बंदा, किसी बंदे ने, किसी कपल ने कैजुअल सेक्स करा बट वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स था। ठीक है, ड्यूरिंग कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हम कब यूज करते हैं एमटीपी को? एमटीपी मान लो किसी को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई अगर, ठीक है, ड्यूरिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी। तीसरा, इन केस ऑफ रेप, मान लो किसी का अगर रेप हुआ है तो उस टाइम पे तो उसको भाई बेबी नहीं चाहिए, तो उस केस में तो वो अबॉर्ट ही करेगा, तो रेप केसेस के अंदर। फोर्थ, एमटीपी को कब करवाना चाहिए? जब मान लो कि बंदों ने, मतलब कपल ने जो है कॉन्ट्रासेप्शन तो यूज किया बट कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो गया, तो लिखोगे ड्यूरिंग फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ड्यूरिंग मत लिख रहा, लिखो इन केस ऑफ।
इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। एंड फोर्थ, एमटीपी कब करते हैं? देखो फोर्थ मतलब लास्ट पॉइंट है, उस केस में तो डॉक्टर जनरली पूछते भी नहीं, क्योंकि देखो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी भी, मान लो अगर किसी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने से मदर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके सर्वाइवल पर, तो डॉक्टर क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉर्ड कर देते हैं। तो ठीक है, तो ये वाला उस केस में अपन एमटीपी करवा देते हैं। तो इफ continuation of pregnancy is dangerous for mother। ठीक है भाई, तो इन केसेस में क्या करना चाहिए, एमटीपी करवाई जाती है, यानी अबॉर्शन करवाया जाता है। ओके, अब कुछ डेटा दिया है एनसीईआरटी ने कि कब कब एमटीपी करवा सकते हैं, किस महीने एमटीपी, मतलब ट्राइमेस्टर के किस टाइम पर आपको एमटीपी को परफॉर्म करवाना मतलब सेफ माना जाता है और कब अनसेफ माना जाता है, समझ रहे हो। सो याद रखना कि एनसीईआरटी में जब आप जाओगे तो एक इसी जहाँ पे एमटीपी है ना, उसके लेफ्ट साइड वाले कॉर्नर में आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है। पैराग्राफ के अंदर आपको मिल जाएगा कि 12th वीक में, ठीक है, मतलब अगर आप देखो तो एक तो होता है 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या करवा सकते हो, एमटीपी करवाना सेफ माना जाता है, और उस टाइम पर एक डॉक्टर की कंसल्टेंट चल जाती है। लेकिन अगर मान लो उससे ज्यादा टाइम हो जाता है, यानी 24 वीक्स हो जाते हैं, मतलब 12 से 24 वीक्स हो जाते हैं, तो उस केस में 2 एक्सपर्ट डॉक्टर की कंसल्टेशन जरूरी होती है एमटीपी करवाने के लिए, जो कि एनसीईआरटी मेंशन करती है। ठीक है, 2 डॉक्टरों के सिग्नेचर लगते हैं। ओके भाई, देन बात कर लेते हैं कि इसका मिसयूज क्या हुआ था एमटीपी का। एमटीपी का क्या मिसयूज होता है वो देख लेते हैं, जिसको अपन कहते हैं ड्रॉबैक। ड्रॉबैक ऑफ एमटीपी, तो पहला तो भाई आपको याद होगा, कहीं ना कहीं एमनियोसेंटेसिस तो याद होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि अब देखना इलीगली इसको परफॉर्म किया जाता है। illegally performed by non-professional डॉक्टर्स। ठीक है, अब नॉन प्रोफेशनल डॉक्टर्स को अपन क्वाक्स कहते हैं। ओके, जो फर्जी होते हैं, और वो क्या करते हैं, जनरली क्या होता है कि बहुत लोगों को उत्साह होती है ना, लालसा होती है जानने की कि हमारा जो बेबी है वो लड़का है लड़की है। तो उस केस में जैसे उनको पता चलता है कि लड़का है तो ठीक है भाई, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन जैसे पता चल जाता है कि लड़की है, दहेज देना पड़ेगा आगे जाकर। ठीक है, डॉरी का केस आएगा, तो उस केस में वो क्या कर देते हैं, एमटीपी करवा देते हैं, जो कि अल्टीमेटली एमनियोसेंटेसिस का ही एक रूप है। तो इस केस में इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज केसेस ऑफ एमनियोसेंटेसिस, और एमनियोसेंटेसिस बढ़ेगा तो हमें पता है भाई इंक्रीज होंगे केसेस ऑफ फीमेल फैटिसाइड्स के। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये था हमारा एमटीपी, देखो इतना ही छोटा पार्ट था। अब बात करेंगे अपन सीधा एसटीडीज की, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बात करेंगे। एक बार से नोट कर लो, फिर आगे चलेंगे। तो बच्चों आपने इसे उतार लिया होगा। अब बात करते हैं एसटीडीज के बारे में। ठीक है, एसटीडीज जैसे कि मैंने आपको बताया, उसकी फुल फॉर्म वैसे तो आप जानते ही हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। बट इसके अंदर आप एक और चीज पढ़ोगे, वीडी यानी वर्नरल डिजीज, और एक आ जाता है आपका आरटीआई। ये आरटीआई आपका राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आरटीआई आपका है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक डालेंगे, टॉपिक है हमारा एसटीडीज। ठीक है, हेडिंग डालेंगे अपन एसटीडीज, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन कोई आपसे पूछे तो क्या होता है ये, आप बोलोगे कोई सी भी डिजीज या इन्फेक्शन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से फैलती है। ठीक है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, वो आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ही कहलाती है। ठीक है भाई, अब इन्हीं को अपन दूसरी भाषा में वीडी भी बोल देते हैं और आरटीआई भी बोल देते हैं।
ठीक है, तो इसको अभी लिख के देख लेते हैं क्या चीज है ये, मतलब अगर इसकी डेफिनेशन लिख के देख लेते हैं, अगर आ जाए तो लिख देना, ना आए तो छोड़ देना। ओके, तो सो इसे कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो डिजीज या इन्फेक्शन, डिजीज और इन्फेक्शन which are transferred through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted disease या वनरल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, RTI। ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ओके भाई, और याद रखना हेपेटाइटिस बी और जो HIV है ये ट्रांसफर हो सकता है निडल के थ्रू। और याद रखना बेटा, जो हेपेटाइटिस बी और HIV होता है, वैसे तो अपन सारे टाइप देखेंगे लेकिन इनमें से दो देख लो एक बार, किस किस की बात कर रहा हूं मैं। एक है आपका हेपेटाइटिस बी एंड दूसरा है HIV। it can also transfer via, मतलब ये किसके थ्रू भी, मतलब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा आप देखोगे तो सर्जिकल नीडल या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है, एटसेट्रा के थ्रू क्या कर सकता है, ये ट्रांसफर हो सकता है। तो ये दो बीमारियां आपको याद रखनी है, कौन कौन सी, एक है हेपेटाइटिस बी और एक है HIV। जो भाई क्या है, किसी के निडल से, मतलब एक निडल यूज करा किसी ने और उसी निडल को किसी और ने यूज कर लिया, तब भी ये फैल सकता है। और मान लो कोई अदर भी इंस्ट्रूमेंट है जो कि सर्जिकल है, जो कि इंटरवेंशन के अंदर यूज होते हैं, मतलब नसों के अंदर जाते हैं, तो वो उससे ये बीमारियां फैल सकती हैं। अब अगर बात करें टाइप्स ऑफ STDs की, तो बहुत सारे अपने को यहाँ पर डिजीज देखनी, देखो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, डिजीज लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ डिजीज लिख लेते हैं और यहाँ पे पैथोजन लिख लेंगे कि उस किससे होता है ये। अब देखो, तो बच्चों देखो, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दो टाइप के, मतलब एक तो हेपेटाइटिस बी और एक HIV है, जो कि नॉर्मली सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करे बिना भी फैल सकता है अगर आप इंटरवेंशन वाली चीजों को यूज कर रहे हो। एक बंदे के नस से दूसरे बंदे की नस वाली चीजों को अगर डायरेक्टली आप यूज कर रहे हो तो हेपेटाइटिस बी और HIV हो सकता है। उसके अलावा अपन डिफरेंट टाइप के देख लेते हैं, जैसे कि मैंने लिख रखा है डिजीज और पैथोजन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन गोनोरिया की। गोनोरिया, गोनोरिया किससे होता है, ध्यान रखना, नेसेरिया गोनोरी। ठीक है, किससे होगा आप याद रखोगे, फिर आइडिया बड़ा बेकार है, लेकिन मेरे को बार बार नीचे देखना पड़ेगा। नेस्रेरिया गोनोरी, याद रखना भाई, ये आपका जीनस है और ये आपका स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है भाई, और ये कैसा होता है इसको बाद में देख लेंगे, बैक्टीरियल है या फिर ये वायरल है वो बाद में देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं सिफिलिस, ये तो हुआ फर्स्ट। सेकंड बीमारी आपको देखनी है सिफिलिस। ठीक है भाई, अब जो सिफिलिस है, सिफिलिस की बात अगर मैं करूं तो सिफिलिस किससे होता है, ट्रेपोनिमा, ट्रेपोनिमा पैलिडियम से।
ओके, याद रहेगा, सिफिलिस को कॉज करने वाला पैथोजन है ट्रेपोनेमा पैलेडियम। उसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर पे जेनाइटल हर्ब्स की बात करते हैं। जेनाइटल हर्ब्स की अगर बात करें तो जेनाइटल हर्ब्स किससे होता है बेटा, याद रखना, हर्ब्स हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, तो क्या होगा आपका, हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो इसके बाद आप डाल सकते हो जेनाइटल वर्ड्स। ठीक है, फोर्थ नंबर पे कौन सी बीमारी है, जेनाइटल जेनाइटल वर्ड्स। अब ये किससे होता है वो देख लो एक बार आप। तो याद रखना जो जेनाइटल वर्ड्स है वो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। ठीक है, बहुत बार आपने नाम सुना भी होगा, तो याद रखना ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। फिर पांचवें नंबर पे अपन देख लेंगे किसको, क्लेमाइडियासिस। क्लेमाइडियासिस, ठीक है, ये भी एक टाइप की बीमारी है जो कि सेक्सुअल है या फिर एसटीडीज में काउंट करी जाती है। अब ये किससे होता है वो देख लो एक बार। तो याद रखना क्लेमाइडियासिस किससे होता है, क्लेमाइडिया क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस से। ठीक है भाई, किससे होता है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस से। ये 5 हो गए आपके, बाकी 3 और हैं वो यहाँ पे साइड में लिख देता हूं मैं आपके, इस तरफ लिख लेते हैं, सेम कॉलम बना के। ये हो गया डिजीज, इस तरफ हो जाएगा पैथोजन। तो देखो वहां पर अपन 5 लिखे, यहाँ पे लिखेंगे, छठे से स्टार्ट करेंगे। छठे नंबर पे क्या लिखेंगे भाई, एक तो आएगा, कौन सा रह गया, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्ब्स, जेनाइटल वॉर्ड्स, क्लेमाइडियासिस, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो ये किससे होता है, ये होता है आपका HBV, HBV यानी हेपेटाइटिस बी वायरस। फिर 7वें नंबर पे आप डाल लो इसको, एड्स को। और एड्स हम जानते हैं किससे होता है, ये होता है HIV से। HIV वायरस पता ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। फिर 8वें नंबर पे एक और है, तो 8वें नंबर पर है बेटा, वो याद रखना, ट्राइकोमोनियासिस है। ठीक है, अब ये ट्राइकोमोनियासिस, हाँ, ट्राइकोमोनियासिस किससे होता है वो देख लेते हैं। ये होता है, इसको कॉज करने वाला पैथोजन है आपका ट्राइकोमोनाज वेजाइनैलिस। ओके बेटा, देखो यहाँ पर अपन ने ऑलमोस्ट सारी डिजीज देख ली है और उनको कॉज करने वाले पैथोजन देख लिए हैं। अब ये सारे के सारे जो डिजीज हैं ये सब के सब आपके एसटीडीज में काउंट करे जाते हैं। अब एक बार ये देख लेते हैं कि कौन सा बैक्टीरियल है, कौन सा वायरल है और कौन सा प्रोटोजोन है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो गोनोरिया को, तो गोनोरिया आपका बैक्टीरियल है। ठीक है, पैलेडियम वाला भी आपका बैक्टीरियल है। इनमें देखोगे तो वायरस लिखा है तो ये वायरल ही, ये साफ साफ दिख रहा है, ये भी वायरल है। ठीक है, फिर इसकी बात करो हेपेटाइटिस बी, ये भी वायरल है, वायरल है ये भी वायरल है। ओके, रह गए आपके ये दो, एक क्लेमाइडियासिस, ये आपका प्रोटोजोवन है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। और दूसरा आएगा आपका ये ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ये भी आपका प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोवन से होने वाली डिसीज है। ठीक है भाई, तो यहां तक देख लो एक बार। हमने क्या देखा, एसटीडीज क्या होती है, एसटीडीज की डेफिनेशन क्या है, हेपेटाइटिस बी और HIV क्या है। इस डेफिनेशन से हटके भी कुछ प्रॉपर्टीज रखते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ हमने एसटीडीज देख ली। अब बात कर लेते हैं कि एसटीडीज के अर्ली सिम्टम क्या होते हैं और उनके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है। तो एक बार इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे की बात करेंगे। तो बच्चों इसे आपने उतार लिया होगा। अब चलिए बात करते हैं सिम्टम्स की। ओके, सिम्टम की बात करते हैं। सिम्टम में आप देखोगे अर्ली सिम्टम कुछ होते हैं, फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, उनकी एक एक करके बात करेंगे। अर्ली सिम्टम के अंदर एक तो है स्लाइटली पेन हो सकता है, आपके जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां पर इचिंग हो सकती है, ठीक है, स्वेटिंग हो सकती है। तो ये सारे आपके क्या हैं, अर्ली सिम्टम है। उसी के साथ साथ आप देखोगे कि क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो सकता है। इन्फ्लामेशन यानी सूजन आ सकती है।
ठीक है भाई। तो पहले बात कर लेते हैं अपन अर्ली सिम्टम की। अर्ली सिम्टम क्या है? पहला इचिंग, दूसरा स्वेटिंग, तीसरा स्लाइड पेन हो सकता है, चौथे की बात अगर मैं करूं तो इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है भाई। तो इन्फ्लामेशन हो सकता है तो उसे लिख लेते हैं। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन कुछ और नहीं, वैसे तो स्वेलिंग होती है, रेडिश होता है, बहुत सारी चीजें। ओके, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन इन जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन। लेकिन कई बार केसेस क्या होता है, जनरली हम देखते हैं तो इन केसेस में जो अपनी डिजीज है वो आप देखोगे तो ऑफन एसिम्प्टोट रहते हैं, ये सिम्टोम एसिम्टोमेटिक होते हैं, यानी वही बात है भाई कि ये सिम्टम शो नहीं करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम इनको अर्ली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, और अगर बात करें पांचवा सिम्टम भी देख लेना तो फ्लूइड डिस्चार्ज भी आ जाता है कई केसेस में, फ्लूइड डिस्चार्ज। क्लियर। वहीं अगर बात करी जाए आपके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ये तो अर्ली सिम्टम थे, लेकिन मान लो अब इलाज नहीं हो पाया तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी, क्योंकि पता तो चलता नहीं है अर्ली में। तो कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती है। सबसे पहले पीआईडी हो सकता है, सबसे पहले पीआईडी हो सकता है, पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ठीक है, पेल्विक वाले पार्ट में इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकती है। दूसरा याद रखना, दूसरी कॉम्प्लिकेशन स्टिल बर्थ, यानी मरे हुए बच्चे पैदा हो सकते हैं। तीसरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब कि यूट्रस को छोड़ के कहीं और पर भी जाकर इम्प्लांटेशन हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। ओके, चौथा याद रखना कैंसर हो सकता है, मतलब वही रिप्रोडक्टिव कैंसर, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक। एंड पांचवा अगर आप देखोगे तो पांचवा जो है इनफर्टिलिटी हो सकती है, कभी भी माँ बाप नहीं बन सकते, इनफर्टिलिटी। ओके, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रिवेंशन, किस तरीके से हम एसटीडी से बच सकते हैं। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। क्या प्रिवेंशन होने चाहिए वो देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज, ऑब्वियस ही बात है भाई, कभी भी अगर आप कोइटस कर रहे हो, सेक्स कर रहे हो तो प्रोटेक्शन के साथ करो, पहली बात। मोर देन मतलब अभी बोलो कि मल्टीपल पार्टनर के साथ मत करो। ठीक है, एक पार्टनर से ज्यादा के साथ आप मतलब अननोन पार्टनर के साथ सेक्स मत करो या फिर कोइटस ना करें। ठीक है, तो पहला प्रिवेंशन तो यही है, अवॉइड कोइटस विद अननोन या मल्टीपल पार्टनर। सेकंड, यूज कॉन्डम ड्यूरिंग कोइटस। तीसरा प्रिवेंशन, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करो अगर आपको डाउट होता है। ठीक है, कंसल्ट योर डॉक्टर इन केस ऑफ डाउट। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं एसटीडीज को। अच्छा, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट बना के आप डालना, नोट डालोगे कि तीन बीमारियां होती है, तीन बीमारियां हैं जो कि जिसको आप
प्रॉपर तरीके से क्योर नहीं कर सकते हो। ओके, सो वो 3 बीमारियां कौन सी है वो लिख लेंगे अपन। एक्सेप्ट एड्स, जेनाइटल हर्ब्स एंड हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी, except these three, all STDs are curable if treated early। अगर क्या देखो, अगर हमने इन तीन बीमारियों को छोड़ दिया जाए, एड्स को, जेनाइटल हर्ब्स को एंड हेपेटाइटिस बी को, तो बाकी की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है प्रॉपर तरीके से अगर उनका अर्ली स्टेज में ही डिटेक्शन हो जाए, डायग्नोस हो जाए वो। ठीक है, लेकिन अगर इनका पता भी चल जाए, देखो इनको है ना पता लगने में बहुत टाइम लगता है, तो दैट्स वाई इसको प्रॉपर तरीके से क्योर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, बस ये है कि आप लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हो, जिसको ये बीमारी हो जाती है कि 1 से 2 साल दवाइयों पे जी सकता है, बट ये है कि एक बार एड्स वगैरह हो जाए तो बंदे का मरना पूरी तरीके से फिक्स है। ठीक है, अब यहां पर हमारा खत्म हो गया है एसटीडी वाला पार्ट भी। अब स्टार्ट करने वाले अपन किसके बारे में, इनफर्टिलिटी की बात करेंगे, देन अपन स्टार्ट करेंगे आर्ट। ठीक है, क्योंकि जो कि इनफर्टिलिटी का ही फर्दर पार्ट है, तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर अपना वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। सो बेटा यहां तक भी आपने उतार ही लिया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, वो है हमारा इनफर्टिलिटी का। इनफर्टिलिटी के अंदर बहुत सारे टर्म्स है, कीज है, जिसको अपने को समझना पड़ता है, तो एक बार उसको देख लेते हैं। इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन पूछी जाती है एक तो, क्या इनफर्टिलिटी होता क्या है। सो टॉपिक डालेंगे इनफर्टिलिटी। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, अगर कोई कपल है और वो 2 साल से ज्यादा, ठीक है, 2 साल से ज्यादा अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है और फिर भी वो बेबी कंसीव करने में अनेबल है, बेबी नहीं हो रहा है, देन इट इज द साइन दैट दोस कपल आर इनफर्टाइल कपल। ओके, और आपको पता ही होगा, आपने एक एड ब्रेक देखी होगी इंदिरा आईवीएफ की, जिसमें दिखाया जाता है कि हर 6 में से एक कपल जो है वो इनफर्टाइल कपल होता है। ओके, रीजन कुछ भी हो सकता है भाई, रीजन बहुत है, ऐसी बात नहीं है सिर्फ फीमेल रीजन हो, बहुत रीजन होते हैं। तो आप लिखोगे इफ कपल अनेबल टू कंसीव बेबी आफ्टर regular unprotected sex of 2 or more years, then those couple are infertile। ठीक है भाई, वो इनफर्टाइल कहलाएंगे और उसी को अपन इनफर्टिलिटी कहते हैं। देन रीजन क्या है, मैंने अभी बताया ना, रीजन तो कुछ भी हो सकता है, रीजन फिजिकल भी हो सकता है। क्या रीजन है इनफर्टिलिटी के, तो देखना, पहला रीजन आप बोलोगे फिजिकल रीजन भी हो सकता है कुछ। दूसरा रीजन अगर बताऊं तो ड्रग भी हो सकते हैं कुछ भी। तीसरा रीजन कंजेनाइटल भी हो सकता है, कंजेनाइटल मतलब जेनेटिक्स। ठीक है, जेनाइटल हो सकता है ये। फोर्थ की बात करो तो इम्यूनोलॉजिकल हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल हो सकते हैं। पांचवे की बात करूँ तो भाई साहब फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल, कपल तैयार ही नहीं है बेबी करने के लिए, तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है कि इनफर्टिलिटी आ सकती है। एंड एट लास्ट कोई डिजीज भी हो सकती है, तो इसे कहते हैं अपन इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी के अंदर ही एक अलग टॉपिक आ जाता है, जिस टॉपिक को हम नाम देते हैं आर्ट। ठीक है, अब इस आर्ट के बारे में हमें
10 से 20 मिनट तक आराम से बात करनी है इसी के बारे में। आर्ट की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी। व्हाट इज आर्ट? आर्ट इज नथिंग बट इट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या फिर टेक्निक्स। टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्निक्स। ठीक है भाई। इसके अंदर क्या होता है भाई? इसके अंदर ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर इनफर्टाइल कपल भी बेबी कंसीव कर सकते हैं, और इसी के अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रोग्राम भी आता है। इट इज द प्रोग्राम in which infertile couple can also be conceive baby। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना। अब इसी के अंदर हम अलग अलग टाइप पढ़ने वाले हैं। अगर आर्ट की मैं बात करूं तो आर्ट के अंदर हमें पढ़ना है सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ऐसे ले लो IVF। सबसे पहले यही पढ़ना है अपने को। फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर गिफ्ट के बारे में। फिर इसी के अंदर और अगर टाइप देखने जाओगे आप तो और टाइप आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के बारे में। फिर इसी के आगे और आगे जाओगे आप, आपको पढ़ने को मिलेगा फोर्थ टाइप में AI। ठीक है। अब इनके अंदर ही वैरायटीज है। जैसे IVF के अंदर भी आपको दो टाइप देखने को मिलते हैं। पहला आपको मिलेगा जिफ्ट, ठीक है, जिसे कहते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और एक मिलता है आपको IUT, यानी आप देखोगे IUT नहीं ET मिलता है। ठीक है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। ओके भाई। फिर गिफ्ट क्या है? गिफ्ट मतलब गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसकी बात करें स्पर्म, जो ये इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो है, इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली फीमेल के एग के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है। और रही बात AI की, तो AI क्या है? ये होता है उन मेल कपल्स के लिए, मतलब उन मेल्स के लिए जो कि किसी भी रीजन से जिनका जो पेनिस है वो माल फंक्शनिंग है, डिसफंक्शनिंग है, काम नहीं कर पा रहा, लेकिन वो स्पर्म हेल्दी बना रहे हैं, तो उसके अंदर से स्पर्म निकाल लिए जाएंगे और क्या करेंगे, लैब के अंदर किसी तरीके से क्या करते हैं, उन स्पर्म को फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब एक एक करके अपने को इन्हीं चारों को पढ़ना है, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों इसे आपने उतार लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं अपन एक एक करके इस आर्ट को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे IVF की। जैसा कि मैंने आपको बताया IVF की फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसी का दूसरा नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी है। ये किस प्रोग्राम पे बेस्ड है? तो ये फॉलो करता है फॉलोड बाय ET यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसका नाम क्या करते हैं, एम्ब्रियो का ट्रांसफर करते हैं। ओके, अब एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। और एक बात याद रखना, इसके अंदर हम क्या करवाते हैं, सेम कंडीशन लेते हैं जैसे कंडीशन एक मदर की बॉडी के अंदर होती है, बट याद रखना ये पूरा प्रोसेस आउटसाइड बॉडी होता है। प्रोसेस occurs outside the body on similar condition which was present inside our body। ठीक है, अब इसमें करते क्या है, इसमें जनरली क्या किया जाता है, ध्यान रखना, एक हेल्दी, या तो देखो नॉर्मल सी बात है, कौन करवाता है, वाइफ और हस्बैंड, जो दो लोग एक कपल है वो जाते हैं, और मान लो कोई वाइफ है या कोई हेल्दी डोनर है,
ठीक है, उसने क्या दिया, उसने ओवा दिया। और वहीं देखो हस्बैंड या हेल्दी कोई डोनर हुआ, उसने क्या दिया, स्पर्म दिया। अब अगर आप देखते हो तो ये दोनों आगे जाकर क्या करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे और जाइगोट देंगे। ठीक है, अभी जो जाइगोट है, ये जाइगोट दो तरीके से आगे ट्रांसफर हो सकता है। ये जाइगोट दो तरीके से ट्रांसफर हो सकता है, या तो ये जिफ्ट के रूप से जाएगा, या फिर ये आई यूटी के रूप में जाएगा। जिफ्ट की फुल फॉर्म याद रखना है, जिफ्ट की फुल फॉर्म होती है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और आईयूटी की याद रखना, आईयूटी की होती है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जैसे जिफ्ट की बात करूं तो जिफ्ट कब करते हैं, दो कंडीशन है, या तो देखो जाइगोट बनने के बाद एक तो अर्ली एम्ब्रियो बनता है, अर्ली एम्ब्रियो जिसे अपन मोरुला कहते हैं, अप टू 8 ब्लास्टोमियर, और आपके 8 ब्लास्टोमियर से ऊपर चले जाओगे तो आपका एडवांस मोरुला बनता है, जो कि होता है आपका, पता ही आपको एडवांस मोरुला। ठीक है, तो याद रखना इस केस में कहां तक अप टू 8 ब्लास्टोमियर वाले अपन जाइगोट को क्या करेंगे, ब्लास्टोमियर वाले एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे। ओके, दूसरी बात यहां देखना, आईयूटीज की अगर मैं बात करूं तो आईयूटीज के अंदर इसमें मोर देन 8 ब्लास्टोमियर वाला एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। ओके, तो इस तरीके से एक आईवीएफ का पूरा पूरा प्रोसीजर चलता है। ठीक है भाई, इसके बाद बात करेंगे अपन गिफ्ट की। तो जिफ्ट और गिफ्ट में कंफ्यूज मत होना, इसमें अपन जाइगोट ट्रांसफर कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर, वहां पर अपन गैमीट डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लो एक बार। तो चलिए बच्चों, ये उतार लिया आपने, अब बात कर लेते हैं किसकी, गिफ्ट की। ठीक है, गिफ्ट अब देखेंगे गिफ्ट होता क्या है, ठीक है, किसके लिए किया जाता है। तो याद रखना जो गिफ्ट है, गिफ्ट की फुल फॉर्म है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ओके, किसके लिए किया जाता है, प्रेफर्ड फॉर दोज वुमेन हु कैन नॉट प्रोड्यूस एग बट कैन हैव, या फिर बोल सकते हो विच हैव सुटेबल एनवायरमेंट फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा गिफ्ट, जिसकी आप फुल फॉर्म लिखो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, अब इसके अंदर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसके बारे में पढ़ लेंगे। ओके, ये उन फीमेल को प्रेफर किया जाता है, प्रेफर टू दोज फीमेल who cannot produce egg but can give suitable environment to growth of fetus। ओके भाई, अब इस केस में क्या करते हैं, देखो सिंपल सी बात है कि अब वो जो फीमेल है वो एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती बट वो बच्चे को रख सकती है। तो हम क्या करेंगे, कोई एक ऐसा डोनर ढूंढेंगे, कोई डोनर ढूंढेंगे, और डोनर में कौन, डोनर फीमेल, डोनर वुमेन ढूंढ लो, और उसे क्या करेंगे भाई, उससे हम एग ले लेंगे, एग इज टेकन। ठीक है,
ओके भाई। एंड एग लेने के बाद क्या करेंगे, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर वुमेन। अब यहाँ पे कौन सी वुमेन है, ये वो वाली वुमेन है जिसको जरूरत थी, जो एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। ओके, तो इतना ही सिंपल था आपका गिव। अब बात करते हैं ICSI की, ठीक है, तो मार्कर देख लेते चेंज करके। अब बात करेंगे अपन ICSI, और ये ICSI क्या है, स्पर्म आप बोलोगे इसमें इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। इस केस में क्या करते हैं हम, इस केस के अंदर हम जो स्पर्म है, स्पर्म को आर्टिफिशियली क्या करते हैं, सीधा ओवा के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, कहां पर, लैब के अंदर। ओके भाई, तो याद रखना ये क्या है आपका, ये आपका एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है, प्रोसीजर टू फॉर्म एम्ब्रियो इनटू लैब। और क्या किया जाता है इसके अंदर, इसके अंदर हम इंजेक्ट कर देते हैं, स्पर्म इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू ओवा। ओके, इतना सा ही आपका क्या था, ICSI। अब रह जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट, जो कि आपका AI यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस केस में क्या होता है, ये जनरली किसके लिए किया जाता है, मेल्स के लिए। और मेल्स में भी कब, जब जो मेल है उनका जो पेनिस है वो किसी तरीके से काम नहीं कर रहा है, यानी AI की बात कर रहे हैं हम, AI की बात कर रहे हैं। AI क्या है आपका, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब होता है, जब मेल के केस में, किसी भी मेल के केस में जो पेनिस है, डिस फंक्शनिंग ऑफ मेल पेनिस, ठीक है। मेल पेनिस, जो मेल का पेनिस था वो काम नहीं कर रहा था, इरेक्टाइल नहीं हो रहा था उसके अंदर, ठीक है, पेनिस का इरेक्शन नहीं हो रहा था, इरेक्शन ऑफ पेनिस, ठीक है, जिसकी वजह से स्पर्म बाहर नहीं आ पा रहे थे। ओके, अब जनरली देखो बेटा क्या था कि मान लो मेल के केस में डिसफंक्शनिंग हो गया था मेल का पेनिस और इरेक्शन नहीं हो रहा था, तो क्या करेंगे, किसी भी तरीके से जो है आर्ट वाले क्या करते हैं, सीमन कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेंगे क्या, सीमन ऑफ हस्बैंड, ठीक है। उस हस्बैंड के सीमन को कलेक्ट करके दो तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो वो वेजाइना के अंदर छोड़ दे उसको, ठीक है, वेजाइना के अंदर डाल दें, या वो उसको कहां डाल दें, IUI यानी इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है, इंसेमिनेशन याद रखना। वो वेजाइना के अंदर भी उस सीमन को डाल सकते हैं और वो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भी करवा सकते हैं, ठीक है भाई। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमने सारा कुछ, मतलब जो भी A to Z था ना NCERT का, वो सब देख चुके हैं। इससे बाहर का कुछ भी नहीं पूछा जाता, ना ही इससे बाहर का कभी कुछ आया है, ठीक है। अच्छे से इसको पढ़ लेना, CBSE और नीट दोनों के पर्सपेक्टिव से इतना जो है वो मोर देन इनफ है, क्लियर। अब मिलेंगे अपन एक नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ, जो कि रहने वाला है जेनेटिक्स, ओके। और जेनेटिक्स में भी स्टार्ट करेंगे अपन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, क्लियर है। तो तब तक के लिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के रेडी हो जाना, क्योंकि 16 मार्क्स की पूरी यूनिट है। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ओके बाय।